everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you in my YouTube channel गौतम विज्ञान संस्थान। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए थे। ये प्रॉब्लम नंबर 12 था, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड था ये। तो हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हमें दे रखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल P एट ए पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम इट एंड इन द डायरेक्शन थीटा फ्रॉम द डाइपोल। ओके, तो हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है एट एन एंगल थीटा। ओके, तो ये जनरल रिलेशनशिप होता है, जनरल फार्मूला होता है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ड्राइव करते हैं। ये ऑप्शन ए है, वो रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो ये डायरेक्टली एक फार्मूला यहाँ पूछा गया है, आप लोग इसे देख लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक्स डायरेक्शन में दे रखा है और के डिफाइन कर रखा है पॉजिटिव कांस्टेंट E इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर -3/2। टेकिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इन्फिनिटी इट्स वैल्यू एट ए डिस्टेंस एक्स। ओके, तो इन्फिनिटी पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो एज्यूम करना है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है एट ए डिस्टेंस एक्स। हमने एक रिलेशन पढ़ा है जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे उस चैप्टर में एक रिलेशनशिप था। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में रिलेशनशिप होता है जो वी जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी जी से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस लिमिट दे रखी है इनफाइनाइट टू एक्स। ओके, इजी डी एक्स। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इजी, उसका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में -3/2 + 1 आएगा और न्यूमरेटर में x के पावर -3/2 + 1 हो जाएगा। ओके, और लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स पुट करने के बाद जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलेगा हमें, वो मिलेगा 2k/√x। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया और ये जो सॉल्यूशन इसका आंसर आया है वो ऑप्शन बी में दे रखा है। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ प्रॉब्लम, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस is increased then magnifying power of microscope will decrease but that telescope will increase। ये ऑप्शन दिया हुआ था, डी ऑप्शन, ये करेक्ट होगा। ये स्टेटमेंट दे रखा था, तो डायरेक्टली आप लोग ये देख लेंगे, फॉर्मूला से रिलेटेड है। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के लिए तो डिक्रीज करेगा बट टेलीस्कोप के लिए इंक्रीज करेगा, ये हमें फॉर्मूला बताता है, जो हमें फॉर्मूला वहाँ पे ड्राइव करते हैं। 16 प्रॉब्लम में हमें दे रखा है एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज। ओके, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड। और फॉर आइडियल गैस द एडियाबैटिक इक्वेशन पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा की वैल्यूज होती हैं फॉर मोनोएटॉमिक 1.67, डायटोमिक 1.40 एंड पॉलीएटॉमिक 1.33, ये वैल्यूज होती हैं। जब हम देखेंगे यहाँ पे कि हीट एक्सचेंज जीरो होता है और हमने एंट्रोपी का एक फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्टली रिलेटेड टू एंट्रोपी, ds इज इक्वल टू dq/t। यहाँ पे dq का वैल्यू पुट करेंगे, dq का वैल्यू और एडियाबैटिक प्रोसेस से जीरो, तो 0/t जीरो हो जाएगा, तो ds जीरो आ गया। जब ds जीरो आ गया, इसका मतलब ये है कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो, तो इसको हम लोग आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो अदर जो नाम होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का, वो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं इसको। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्नेल्स लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोथ ए एंड बी, पॉपुलर इन्वर्जन। ओके, तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली पॉपुलर इन्वर्जन है, क्योंकि लेजर फिजिक्स जो होती है उसमें ये यूज होता है पॉपुलर इन्वर्जन। स्नेल्स लॉ, काफ़ी लोग बोथ ए एंड बी लगा के आए हैं, पर स्नेल्स लॉ नहीं होगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ का हम यूज़ करते हैं, इसके प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR इज द राइट आंसर। जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल reflection। Okay, question number 18, the internal radius of a 1 meter long resonance tube is 3 centimeter with a tuning fork of frequency 2000 Hz
the first resonating position is 4.6 centimeter and the second resonating position is 40.0 सेंटीमीटर. स्पीड ऑफ साउंड एट द रूम टेम्परेचर. तो रूम टेम्परेचर पे हमें स्पीड ऑफ साउंड बताना है. फर्स्ट रीजोनेटिंग पोजीशन दे रखा है एंड सेकंड रीजोनेटिंग पोजीशन दे रखा है. ये L1 दे रखा है, ये L2 दे रखा है और साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी n दे रखा है. और ये जो दे रखा है रेजोनेंस ट्यूब में 3 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, बस ऐसे ही दिया है इन लोगों ने. ओके, तो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं. यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं. फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड होती है v इज इक्वल्स टू 2n मल्टीप्लाइड बाई L2 माइनस L1. ओके, तो L2 40 था और L1 4.6 सेंटीमीटर था. यूनिट देख लेंगे एक बार. सेंटीमीटर में है तो आंसर मीटर में हमें फाइंड आउट करना है, देख सकते हैं. ओके, तो हम यहाँ वैल्यूज मीटर में पुट करेंगे. 2 इंटू फ्रिक्वेंसी पुट किया यहाँ पे L2 माइनस L1 40 माइनस 4.6, और जब हम इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. मीटर सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो 2 टू द 4 यहाँ से आएगा और ये जो वैल्यू मिलेगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ से 9.4 मिलेगा. 9.4 मल्टीप्लाइड बाई 4. ओके, तो हमारा 376 आ जाएगा और 2 एक्स्ट्रा 0. ओके, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 100 करेंगे. डिवाइड बाई जब 100 करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड हमारा आएगा v इज इक्वल टू 376 मीटर पर सेकेंड. ये इस प्रॉब्लम का आंसर है. और देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है. ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 19. प्रॉब्लम नंबर 19 कह रहा है फॉर इंसिडेंस एट ब्रूस्टर एंगल द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज. ओके, तो ब्रूस्टर एंगल को ही हम लोग पोलराइजेशन एंगल भी कहते हैं. ओके, तो अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ एट पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. मतलब 90 डिग्री एंगल होगा. अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल इज 90 डिग्री. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20 देखते हैं. द पीक वोल्टेज इन 240 वोल्ट AC सोर्स इज. ऑप्शंस गिवन है हमें. ओके, तो पीक वोल्टेज पूछा है, तो पीक वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है वी पीक इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड जो मेंस का AC वोल्टेज दे रखा है वो यहाँ पे पुट करना है. तो 240 दे रखा है. जब हम कैलकुलेशंस को करेंगे तो 338.4 वोल्ट आएगा. अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिला है हमको. और किसके पास में है ये सबसे ज़्यादा, हमें देख सकते हैं 340 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है. 340 वोल्ट, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 21. एंडरसन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ. ओके, तो जो एंडरसन ब्रिज होता है उसका हम लोग यूज करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल का मेजरमेंट करने के लिए. ओके, आइए प्रॉब्लम नंबर 22 देखते हैं. 22 में बता रखा है टॉर्जनल कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2. ओके, तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या है. ये प्रॉब्लम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उससे आया हुआ है. टॉर्जनल पेंडुलम 11th फिजिक्स में दे रखा है, उससे डायरेक्टली रिलेट करके आया. 2-3 फार्मूला है, वो आप लोग याद कर लेंगे. हो सकता है फिर से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, ये वाला जो टॉपिक होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो छोड़ के जाते हैं. तो छोड़ के जाते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा वहाँ से छूट जाता है. और है कुछ नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, आंसर ईजिली आ जाएगा. ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सिलेंडर का लेंथ दे रखा है L/2 एंड रेडियस R दे रखा है. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बता रखा है ईटा. और हमको फाइंड आउट करना है फॉर ए 1 टर्न, मतलब 1 रोटेशन के लिए. 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा. तो सिलेंडर हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले अगर किसी सिलेंडर का जो लेंथ है वो L है और अपर एंड उसका क्लेम्ड कर रखा है, तो लोअर एंड को हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क अप्लाई करते हैं. ओके, तो जब टॉर्क अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से सिलेंडर ट्विस्टेड हो जाएगा बाय एन एंगल थीटा, जिसको एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं. ओके, और साथ ही साथ एक एंगल ऑफ शियर भी होता है यहाँ पे फाई, जिसको हम लोग फाई कहते हैं. इस केस में हमारे पास कपल पर यूनिट ट्विस्ट जो आता है C इज इक्वल टू पाई ईटा R टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2L. ओके, तो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन रॉन्ग हैं. इस ऑप्शन में देखिए पाई स्क्वायर आ रहा है, पाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब क्लियरली हम लोग देख सकते हैं A एंड C तो हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे. ओके, अब बचे V
एंड डी, इनमें से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। तो हम देखेंगे अब एल हमें दे रखा है हमारे केस में L/2, तो एल को L/2 से रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू इतना तो आना ही आना है। ओके, तो हम देख सकते हैं इस वाले बी ऑप्शन में 2L आ रहा है, बट यहाँ पे L आ रहा है। ओके, तो क्लियरली डी आंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन चेक करने का। ओके, तो हम साथ साथ सॉल्यूशन भी देख रहे हैं, ऑप्शन भी चेक कर लिया कि कैसे हम लोग अपना रीजनिंग एनालिसिस का यूज करके क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इतना आया। अब फॉर वन रोटेशन अगर हम एक फुल रोटेशन देते हैं तो उस केस में हमें 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने वही किया 360 डिग्री और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर डी जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वर्क डन इन ट्विस्टिंग द सिलेंडर थ्रू एन एंगल थीटा, हमने सी फाइंड आउट कर रखा है हाफ सी थीटा स्क्वायर, ये वर्क डन होता है। और यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर, ये रिलेशनशिप होता है आर थीटा इज इक्वल टू L/5। ये दो फॉर्मूला और है इसमें इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला हमारा ये वाला था। ये 3 फॉर्मूला है बस इसमें, इन 3 फॉर्मूला का यूज करके आपको हमेशा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक मेनली काफ़ी सारे स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है, छोटा सा टॉपिक है, याद कर लेंगे 2 मिनट में याद हो जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 23 देखते हैं। 23 में हमें क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग सर्किट इफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ए पोटेंशियल ऑफ 100 volts इज एस्टेब्लिश्ड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ द नियरेस्ट कैपेसिटर टू पॉइंट ए। ओके, तो ऑप्शंस भी गिवन है और यहाँ पे मैंने पॉइंट ए एंड बी नहीं मेंशन कर रखा है, तो मेंशन कर देता हूँ। दिस इज द पॉइंट ए, ये पॉइंट हमारा ए है और नोड ए कह सकते हैं, पॉइंट ए और नोड ए है। इसके बाद ये वाला हमारा पॉइंट बी। ओके, दिस ये दोनों पॉइंट ए एंड बी हो गए। तो इन्होंने इसमें पूछा है द फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज नियरेस्ट कैपेसिटर टू पॉइंट ए। तो जो भी हम इस पॉइंट ए के सबसे नियरेस्ट कैपेसिटर होगा, अभी आपको दिख रहा है 3 माइक्रोफैरड है, और सही बात भी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो सॉल्व होकर इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो इसके सीरीज में होगा, 3 एंड एक और सीरीज में लगा हुआ होगा। जो सीरीज में लगा हुआ होगा तो सीरीज में क्या होता है, चार्ज हमारा कैपेसिटर्स पे इक्वल होता है। अगर एक कैपेसिटर पे चार्ज इक्वल है, सॉरी क्यू है, तो जो अदर होंगे उन पे भी चार्ज क्यू होगा। बट पैरेलल में कैपेसिटर्स पे चार्ज इक्वल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे सीरीज केस है, तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, ये सीरीज में है और सीरीज में रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है पैरेलल में वही यूज करते हैं। देखिए 1/3 1/3 1/C1, यहाँ से तो हम फाइंड आउट करेंगे। C1 हमारा आ जाएगा, C1 आ गया ये 1 आ गया 1 माइक्रोफैरड। मैंने यूनिट्स नहीं लिखी हैं, एक्स्ट्रा लिखने से क्या फायदा, क्योंकि हमें पता है कि सारे कैपेसिटर्स का यूनिट माइक्रोफैरड है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको हमने फिर से ड्रॉ किया, 1 माइक्रोफैरड यहाँ लगा दिया। अब ये 3 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। जब दोनों पैरेलल में होंगे तो हम लोग डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। देखिए फिर से यहाँ पे 4 लिखा है। ओके, तो ये अब 4, ये 3 4 एंड 3 ये तीनों ही किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो यहाँ से सीरीज एनालिसिस का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे 12/11। ओके, 12/11 माइक्रोफैरड ये वैल्यू आ गई। अब फिर से रीड्रॉ किया सर्किट को रीड्रॉ करने के बाद 12/11 यहाँ लगा दिया, 3 माइक्रोफैरड ये है और ये। अब ये दोनों किस में हो गए हमारे, पैरेलल में। तो जब पैरेलल में होंगे डायरेक्टली ऐड किया, 45/11 ये आ गया। ओके, तो यहाँ से जो फाइनल कंप्लीट रिड्यूस होकर जो सर्किट मिला वो हमें ये मिला। ये तीनों ही सीरीज में है। यहाँ पे एक नोट भी लिख रखा है जो मैंने बताया भी था अभी। नाउ दीज आर इन सीरीज।
ईच हैविंग इक्वल चार्ज। इसके पास भी क्यू चार्ज होगा, इसके पास भी क्यू चार्ज होगा, इसके पास भी क्यू चार्ज होगा। ओके, बट पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इन तीनों के लिए वो डिफरेंट होगा। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होता तो हम इजीली चार्ज कैलकुलेट कर लेते, पर हमें पोटेंशियल पूरे सर्किट पे दे रखा था। ओके, तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, तो हमें फिर से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो आइए फिर से फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को। ओके, तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस देखते हैं हम लोग। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो आएगा 45 डिवाइड बाई 41 माइक्रोफैरड। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। और Q इक्वल्स टू CV जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करते हुए हम लोग चार्ज फाइंड आउट करेंगे। तो जो चार्ज का वैल्यू आएगा वो 1.10 माइक्रोकूलम आएगा। अब यहाँ पे आंसर की में जो फाइनल आंसर की थी उसमें ये क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा था। तो रॉन्ग क्यों दे रखा था, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो आंसर आया था हमारा 110 वो इनमें से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पे 100 माइक्रोकूलम दे रखा था, तो 100 माइक्रोकूलम दे रखा है और हमारा आ रहा है 110 माइक्रोकूलम, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया कि गलत बोल दिया कि ये जो क्वेश्चन हमने दिया है ये गलत है। तो इसीलिए आप लोग जब इसका आंसर की देखेंगे फाइनल तो उसमें लिखा हुआ है F मीन्स फॉल्स। ओके, तो ये हमने 23 क्वेश्चंस डिस्कस किए टोटल अभी तक अपने PGT 2021 जो अगस्त में एग्जामिनेशन हुआ था उसके। आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से देखिए, जो जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट डाउन कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शंस। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी कि वो सिंगल वैल्यूड है या नहीं है पता करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिंगल वैल्यूड फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद ये दो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहता है कि द फंक्शन f of x is said to be single valued if and only if fx has one value for a particular x value। डेफिनेशन ये कहना चाह रहा है कि जो fx है फंक्शन ऑफ x है उसके पास एक ही वैल्यू होना चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज अगर मैंने x इक्वल टू 2 कंसीडर किया, देन fx जो आएगा वो 4 आएगा। ओके, सिंगल वैल्यू मिल रहा है हमको करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू 2। अगर यहीं पे x इक्वल टू मैं 4 रखता तो मुझे यहाँ पे 16 मिलता। ओके, अगेन x इक्वल टू 4, देन fx इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 16। अब हम यहाँ देख लेते हैं ये फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ओके, नाउ दिस लेट्स टेक x इक्वल टू अगेन 2, देन वी गेट fx इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ, मॉड यहाँ पे लगाया है मतलब x का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा अगर हम लोग मॉड को रिमूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेते हैं। एंड तो हमको यहाँ पे जो fx है उसका 2 वैल्यू मिल रहा है। फर्स्ट जो है वो √2 एंड अदर प्लस √2। x इक्वल टू 2 के लिए हमको fx का 2 वैल्यू मिल गया, तो क्या सिंगल वैल्यूड हुआ? सिंगल वैल्यू तो हमको नहीं मिल रहा है, हमको 2 वैल्यूज़ मिल रहा है, तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं है। ओके, तो हमें लिख लेते हैं इट इज़ नॉट ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। उसमें जो वेव फंक्शन होता है साई ऑफ एक्स वो हमको सिंगल वैल्यूड चाहिए होता है।
वो वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होगा, तभी जो साई ऑफ एक्स होगा वो वेल बिहेव्ड होगा। ओके, तभी हम उस जो वेव फंक्शन होगा उससे कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को माइंड में रखना है।